तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो बीजेपी के लगातार स्टार प्रचारकों का जमावड़ा झारखंड में लगा हुआ है। एक एक करके बीजेपी के स्टार प्रचारक झारखंड के सरजमीं पर उतर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए एनडीए नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी सभा जारी है। गोमिया, सिंदरी और नाला में जेपी नड्डा का सभा है। गोड्डा में हेमंता बिस्वा शर्मा की सभा है। अर्जुन मुंडा की सभा है। सारठ में प्रचार करेंगे और प्रत्याशी की वोट की मांग करेंगे। और इसी बीच अगर देखा जाए तो अब आम जनता की बारी है। जनता क्या कुछ निर्णय लेगी, इस पर तमाम जानकारी के लिए दुमका विधानसभा क्षेत्र से हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। दुमका से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोरेन के बीच में जेएमएम के प्रत्याशी बसंत सोरेन के बीच में यहां पर अखाड़े में दोनों के दोनों प्रत्याशी खड़े हैं और काफी कड़ा मुकाबला है दोनों प्रत्याशियों के बीच में। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, अगर जान ले कि जनता की क्या कुछ राय है, क्योंकि दोनों ही नेताओं को बखूबी पहचानती है जनता और जनता के पास सिर्फ 2 दिन का समय शेष है। उसके बाद तो उन्हें निर्णय लेना है कि उनकी भविष्य के क्या कुछ उपाय करते हैं। अब बिल्कुल देखिए, अंतिम फेज का ये चुनाव और उसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों जो चेहरे हैं दुमका विधानसभा सीट की, अगर हम बात करें, सुनील सोरेन और बसंत सोरेन जाने पहचाने चेहरे हैं। दोनों को जनता ने परखा है। सुनील सोरेन यहाँ से सांसद भी रहे हैं दुमका से और इस बार पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया है। पिछली बार उनको उम्मीद थी कि लोकसभा में उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनका टिकट कट गया। नए राजनीतिक समीकरण उभर कर आए। सीता सोरेन को बीजेपी में शामिल कराया गया और दुमका सीट से लोकसभा का टिकट सीता सोरेन को दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि पार्टी ने जब उनका टिकट काटा तो अभी जो टिकट उनको मिला है तो एक रिवार्ड के तौर पर ये टिकट है। अब सुनील सोरेन दुमका के परिचित चेहरे हैं, दुमका से भली भांति वो वाकिफ हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बसंत सोरेन सोरेन परिवार से आते हैं, शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं और दुमका की जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से गुरुजी हों, बसंत सोरेन हों, इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हों, उनकी मां रूपी सोरेन हों, यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। तो ये उनकी परंपरागत सीट रही है। और चुनाव के जो आंकड़े हैं उसको अगर आप देखें तो वो भी सोरेन परिवार को ही फेवर करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला है, कांटे का टक्कर आप कह सकते हैं। सुनील सोरेन मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लिहाजा अब और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर आप देखें तो जामा में वो उन्होंने पहले गुरुजी को हराया, उसके बाद उनके स्वर्गीय बेटे दुर्गा सोरेन को भी वो हरा चुके हैं। तो सुनील सोरेन में वो मांदा है क्योंकि वो शिबू सोरेन को हरा चुके हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को हरा चुके हैं। अब सामने जो है वो बसंत सोरेन है। उनको कॉन्फिडेंट है कि जब पिता को हरा दिए, बड़े भाई को हरा चुके हैं, तो ऐसे में बसंत सोरेन को हराना बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। लेकिन सब कुछ देखिए जनता के मूड और मिजाज पर निर्भर करता है कि जनता का मूड और मिजाज क्या होगा। फिलहाल जो लड़ाई मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 50-50 का लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है। अब इस लड़ाई में बचे हुए दिन में, बचे हुए घंटों में कह ले आप, कौन जनता को कितना साध पाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निशु, बिल्कुल राकेश, बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बरहेट से हमारे साथ सहयोगी मनोज बने हुए हैं और पाकुड़ से हमारे सहयोगी विपिन बने हुए हैं। सबसे पहले सवाल हम विपिन से कर लेते हैं। विपिन, जनादेश पर सवाल हम बाद में करेंगे। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास ब्रेकिंग आई थी, वो ये थी कि आंसू के जो प्रत्याशी हैं पाकुड़ में अजहर इस्लाम, उनके ऊपर हमला किया गया था, बम से हमला किया गया था। ऊपर से अजहर इस्लाम का ये कहना है कि विपक्ष जो पार्टी है यानी कि कांग्रेस की तरफ से वो घबरा गई है, जिस वजह से उनके ऊपर बार बार हमला किया जा रहा है। ये पहले भी हमला किया जा चुका था, ऐसी क्या कुछ बातें हो गई कि उनको हमला करना पड़ गया, क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, हमला किसने किया है और किन वजहों से किया है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए क्या वजह हुई हमले की ये हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कल देर रात इस तरह की घटना घटी थी, बड़हरवा में उनके ऊपर हमला हुआ है और जो आरोप उनके तरफ से लगाए जा रहे हैं वो भी जग जाहिर हो चुकी है। जिस तरीके से ये लड़ाई अब अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है, कल देर शाम चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और फिर बुधवार के दिन वोटिंग की बारी होगी, जब यहाँ की जनता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेगी और 23 तारीख को मतगणना के बाद परिणाम सामने आएगा। तो काफी दिलचस्पी के साथ इधर के अगर इन 3 विधानसभा की सीटों की बात करें, चाहे वो महेशपुर हो, लिट्टीपाड़ा हो, पाकुड़ हो, यहाँ पर चुनावी दंगल सजा हुआ है और लगातार मतदाताओं को अपने पक्ष में गोल बंद करने के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय दल का उम्मीदवार हो, क्षेत्रीय दल का उम्मीदवार हो या निर्दलीय उम्मीदवार हो, सब पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब ताकत कल तक ये लगा पाएंगे कि अपने प्रचार प्रसार के दौरान अपनी बातों से जनता को अपने पक्ष में गोल बंद करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन लगभग अब वो घड़ी आ चुकी है जब यहाँ के मतदाताओं को तय करना है कि उनका प्रतिनिधित्व झारखंड विधानसभा में उनके विधायक के तौर पर कौन करेगा। कई तरह के मुद्दे इस चुनाव में सुनाई दिए, चाहे वो बांग्लादेश की घुसपैठ का मसला हो, रोजगार का मसला हो, मैया समान योजना की बात करें जो राज्य सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है उसकी बात करें, या फिर स्थानीयता का मसला हो, विधायकों के कामकाज का मामला हो, या फिर वैसे चेहरे को चुनने की बात हो जो सजगता और गंभीरता के साथ अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके, क्षेत्र का विकास कर सके। तो काफी मजबूती के साथ ये चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और कल देर शाम के बाद फिर तमाम चीज़ें जो इस चुनाव को लेकर पिछले 1 महीने से चल रही थी, प्रचार प्रसार का अभियान थम जाएगा और फिर बारी आएगी मतदाताओं की जब वो अपने घरों से निकलेंगे और अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे। ठीक है, हमारे साथ मनोज बने हुए बरहेट से, उनसे जान लेते हैं। एक तरफ मनोज जेएमएम से हेमंत सोरेन है, गढ़ माना जा रहा है उनका, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गमालियन हेम्ब्रम है, बीजेपी के प्रत्याशी है। कैसे सेंधमारी करेंगे गमालियन हेम्ब्रम हेमंत सोरेन के गढ़ में? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री है यहाँ पर, लेकिन गमालियन जो है उनका एक अपना पकड़ है इस इलाके में। हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं तो ये देखने को मिल रहा है, भले ही लोग मुख्यमंत्री की बात करते हो लेकिन विकास की बात जहां तक आ रहा है वहां लोग वोट कन्वर्ट होते दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब विकास की बात होने लगी है। यहाँ जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं उन तक तो अभी तक 5 साल में एक योजना भी नहीं पहुंचा। इसको लेकर वो पहाड़िया जनजाति जो लगातार मुख्यमंत्री को वोट करते थे, इस बार उन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि हमें विकास के मुद्दे पे, अब आप समझिए कि पहाड़ पे रहने वाले लोग कहते हैं कि अब विकास के मुद्दे, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ तक कि सरकार जो अनाज दे रही थी वो अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं। दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो भी समझ रहे हैं युवा कि हमें अब रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के नाम पर लगातार यहाँ पर जब कभी भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जा रहा है। आखिर ये सरकार की नाकामी है। तो ये चौक चौराहों पर चर्चा होने लगा है। निश्चित तौर पे कांटे की टक्कर है, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं है ये विधानसभा, बरहेट विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि बरहेट विधानसभा क्षेत्र में जो चर्चाएं चल रही हैं चौक चौराहे, गांव और गली मोहल्लों में, वो सिर्फ परिवर्तन की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर घोटाला के साथ साथ भ्रष्टाचार अंतिम चरण पे है। अगर कोई घर से बाहर निकले, अगर थाना में FIR करने जाए तो उसे पैसा देना पड़ता है। ब्लॉक में अगर जाता है, अगर प्रमाण पत्र बनवाने तो बिना पैसा का काम नहीं होता है। यहाँ तक कि गिट्टी, बालू और कोयला पर जो राज है लोग समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जनता जो है 2024 की जनता अब बहुत जागरूक हो चुकी है, क्योंकि हम कहते थे कि गांव के लोग वोट के समय सिर्फ उन नेताओं के वादों पर लोग चले जाते थे और वोट करते थे, लेकिन इस बार नहीं। इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पिछले 10 साल की बात कर ले हम मनोज, तो बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है, देखने को मिल रहा है। पहले लोग फोन करने के लिए दूर जाते थे एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, अब लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हो गया है। अब सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हो चुके हैं, पहले लोग नहीं जानते थे, अब अच्छे बुरे सब चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। दुबका के अंकिता कांड भी लोगों को याद है।
हमारे साथ राकेश भी बने हुए हैं, मनोज भी है, विपिन भी है। आप तीनों लोग बने रहिएगा, लगातार हम आप लोगों से जानकारी लेते रहेंगे। ब्रेक के बाद राकेश से जुड़ेंगे। इसके विधानसभा चुनाव अब काफी ज्यादा कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज के तो मतदान हो गए हैं। अब सबकी निगाह संथाल पर है। कोयलांचल में दुमका से हमारे साथ राकेश बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए, विपिन बने हुए पाकुड़ से और मनोज बने हुए बरहेट से। तमाम जानकारी के लिए दुमका से राकेश के पास चलते सीधे। राकेश, जनता को 5 साल में क्या कुछ हुआ है ये सब याद है, यहां तक कि अंकिता का कांड भी याद है जो हुआ था। फिलहाल अब वहां की जनता क्या कुछ निर्णय लेने की मूड में है? क्या परिवर्तन चाहती है या फिर पहले जैसी स्थिति में रहना चाहती है? क्या कहेंगे? देखिए, यही वक्त होता है, जनता तमाम चीज़ों को परखती है और परखने के बाद ही फैसला लेती है। तो ये जो वक्त है ये परखने का वक्त है। जनता परख रही है, तमाम प्रत्याशियों को देख रही है कि कौन उनके क्षेत्र का विकास कर सकता है, पूर्व में किसने विकास किया, और उसी आधार पर जनता अपने प्रत्याशी का चयन करती है। जहां तक दुमका कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, दुमका जिले की बात है, तो 4 विधानसभा की सीटें यहां आती है, जिसमें सिकारीपाड़ा है, जामा है, दुमका है, जरमुंडी है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2019 का, उसमें चारों सीट जो है वो इंडिया अलायंस के पास रहा। तो यानी सिटिंग विधायक हैं चारों जगह पर। जरमुंडी में बादल पत्रलेख चुनावी दंगल में है, तो दुमका में की अगर हम बात करें तो वहाँ से बसंत सोरेन है। जामा में थोड़ा तस्वीर बदला है, सियासी समीकरण चेंज हुआ है, वहां से लुइस बरांडी को इस बार टिकट दिया गया है। पहली बार ऐसा मौका है जब सोरेन परिवार से इतर कोई चेहरा जो है वो चुनावी दंगल में होगा, तो उनको टिकट दिया गया है। और आमतौर पर जामा में जब भी टिकट मिला या जामा से जो भी प्रतिनिधित्व करते रहे वो सोरेन परिवार का ही कोई सदस्य रहा। गुरुजी वहां से चुनाव लड़े, इसके अलावे उनकी पुत्र वधू सीता सोरेन वहां से चुनाव लड़ी, उनके बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। तो इस बार लुइस बरांडी को टिकट दिया गया है। वहीं अगर आप सिकारीपाड़ा की बात करें तो नलिन सोरेन 7 बार के वहां से विधायक, लेकिन वो चूंकि सांसद हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता है दुमका संसदीय सीट से, तो उनके बेटे को इस बार पार्टी ने टिकट दिया है। तो देखिए, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड उनके साथ है, पिछला चुनाव वो लोग जीत चुके हैं, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा होता है, क्योंकि 5 साल जनता ने आपको देख लिया है, आपके काम को देखा है, आपके काम करने के तरीकों को देखा है। जरमुंडी की बात करें तो बादल पत्रलेख सरकार में मंत्री रहे, आखिरी वक्त में हालांकि कुर्सी उनको छोड़नी पड़ी, लेकिन 4.5 साल से ज्यादा का समय उन्होंने मंत्री के तौर पर दिया। तो वो जनता एनालिसिस कर रही है तमाम चीजों को कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया है, नहीं किया है। देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आपको जरमुंडी से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र कुंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। अरे पट्टर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब जानता, आपका चेहरा महत्वपूर्ण है। वहाँ जो अलमीरा में दे दीजिए। कैसा लड़ाई यहाँ? कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं जी नहीं। तो आप तो तीसरी बार पार्टी ने आपको मौका दिया, आप यहाँ से चुनाव जीते भी हैं। इस बार बादल पत्रलेख आपके सामने है, सरकार में रहे, मंत्री रहे, कामकाज हुआ क्षेत्र में? वो तो जनता जवाब दे रही है ना। लोकसभा चुनाव में परिणाम देख लीजिए, क्या परिणाम है। अगर काम होता तो इस तरह होता क्या? तो इस बार, पिछले बार भी बहुत कम मार्जिन से आप हार गए थे, लगभग 2900 वोटों से ही ये हार हुई थी। वो हार हमारी ही भूल से हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जनताओं ने सब किया, हमारी चूक से हम हारे, इस और कोई दो बात नहीं। वो चूक इस बार वो बिल्कुल, मैं वो चूक को मैं जब हारा उसी के 2-4 महीने के बाद से मैं लग गया कि मैं आखिर चूक क्यों हुई, और उस पर हम आज सफलता में। कई बड़े नेताएं आपके लिए प्रचार करने, हेमंता विश्व शर्मा, तमाम बड़े चेहरे आए। माहौल कितना बदला हुआ नजर आ रहा है आपको इस बार जरमुंडी में? माहौल तो इस बार जो जरमुंडी विधानसभा का है, ये तीनों ब्लॉक जरमुंडी विधान, माहौल माना ये आंधी है। हमें लगता है कि ऐसा आंधी शायद कभी आने को यहाँ दिखने को नहीं मिलेगा। ये तूफान है। हाँ जी हाँ, ये तूफान अब रुकने वाला नहीं है? नहीं, किसी भी शर्त पे नहीं। कोई मार्जिन होगा सर? ये लोकसभा का परिणाम देख लीजिए, इसका तो हो सकता है हम कुछ कम रहे, कुछ बेसी रहे। ये परिणाम तो यही है।
तमाम दूसरे सीटों की अगर हम बात कर ले, दुमका की बात करें, सिकाड़ीपाड़ा की बात करें, जामा की बात कर ले, सब सटा हुआ है। वहाँ क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? तस्वीर तो मैं ये दिख रहा हूँ, दुमका जिला, गोड्डा, देवघर जिला, साहिबगंज जिला, जो मेरे खेतूरी जाति के जो मतदाता हैं 20,000 से लेकर 50,000 तक का है। तो ये सामान्य जो जामा विधानसभा है, ये तो मेरे जाति पर ही मतदाता के निर्भर है। 40,000 मतदान होता है खेतूरी जाति का, और यहाँ सीधा आदिवासी खेतूरी टक्कर है। दूसरा कोई समाज में 2-4-10 घर 20 घर कोई खास मायने। 165 बूथ पड़ता है खेतूरी का और आदिवासी का। मैंने खेतूरी का और आदिवासी का संघर्ष में मैंने 165 बूथ पड़ता है। तो 165 बूथ में मैंने उसमें 90 बूथ का ये खेतूरी का ही है, और बाद बाकी संथाल का मिला हुआ। सब लोग इंटैक्ट हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल इंटैक्ट है, और पूर्ण इंटैक्ट है। कहीं दो बात नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं है। बादल जी कह रहे हैं कि हम तो जमीन का बेटा है, हम तो कहीं जाके सो जाते हैं, और आप राजा साहब हैं। हम तो हैं, बिल्कुल। मेरे ठीक है राकेश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। पाकुड़ से विपिन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रह चुके हैं आलमगीर आलम, फिलहाल इस वक्त जेल में हैं और मौजूदा विधायक भी हैं पाकुड़ के। क्या इसका लाभ उठा सकती है सहानुभूति, वोट मिल सकता है निषाद को? क्या कुछ असर होगा निषाद के ऊपर? विपिन जी देखिए, 4 बार का साथ यहाँ पर विधानसभा की जनता ने आलमगीर आलम को दिया है, और पिछली बार जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा अंतर से विधानसभा का चुनाव 2019 में अगर किसी ने जीता था तो वो आलमगीर आलम ही थे, जिन्होंने 74,000 के मार्जिन से उस वक्त आजसू के उम्मीदवार अकील अख्तर को हराया था। बीजेपी भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। तो इस बार जिस तरीके से, और खास करके उनके परिवार का जो प्रभाव इस क्षेत्र में है, जिस तरीके से सहज और सरलता के साथ क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी उपलब्धता रही है, तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो जनता को तय करना है ये कि वो किसको अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करके रांची भेजेगी पाकुड़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ एक विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि हाँ, इस क्षेत्र में अगर काम हुआ है तो इस काम के पीछे किसका नाम है। बहरहाल 23 तारीख को मतगणना के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज और कल जो अंतिम 2 दिन है, उस लिहाज से पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर में, चाहे वो एनडीए का खेमा हो चाहे इंडिया अलायंस का खेमा हो, दोनों पूरी ताकत के साथ मैदान में रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। मनोज से भी यही सवाल पूछ लेते हैं। बरहेट से विधायक है हेमंत सोरेन, तमाम फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री भी है। क्या उनको भी सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं? क्योंकि बीच में वो भी जेल गए थे तमाम मुद्दों को लेकर के, उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं। तो फिलहाल क्या उनको भी फायदा हो सकता है? बरहेट की जनता उनको भी फायदा दिला सकती है, क्या कहें? देखिए, जनता जो है वो बहुत जागरूक है। जनता समझ रही है कि आखिर किस मुद्दे में वो जेल में गए थे। अगर राज्य हित के लिए अगर जेल में गए रहते तो निश्चित तौर पे वो सहानुभूति का वोट मिल सकता था। क्योंकि यहाँ बरहेट विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम घूम रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ सहानुभूति नाम की कोई चीज नहीं। सिर्फ अब हेमंत सोरेन जो यहाँ का विधायक हैं और लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है कि जनता सीधे तौर पे कर रही है कि आखिर ये जेल क्यों गए। आलमगीर आलम के उनके जो उनके जो आदमी थे, उनके घर से पैसा इतना क्यों मिला? आप सचिव के यहाँ मिला, उनके नौकर के यहाँ पैसे मिले, पैसे के भंडार मिले हैं, पहाड़ मिले पैसे के। आप सचिव और नौकरों के यहाँ पैसे मिलते हैं आलमगीर आलम के यहाँ के। फिलहाल मनोज बने रहिएगा, छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपके पास फिर से आएंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है, दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। सेकेंड फेज के मतदान की अगर बात कर लें तो उन क्षेत्रों में है जहां पर इंडिया गठबंधन ने पहले से ही अपना गढ़ बना रखा है, और ऐसे में एनडीए उस गढ़ में कैसे सिंधमारी करे, ये एनडीए के लिए जरूर चुनौतीपूर्ण है। बावजूद इसके लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हो रहे हैं, सभा हो रही है, और जनता के बीच में जाने की एनडीए गठबंधन की पूरी कोशिश है ताकि एक भी वोट अब ना मिले। लेकिन एक तरफ ये भी सच्चाई है कि 5 साल तक जनता ने सब चीजों को देखा है। जनता ने उस वीडियो को भी देखा है जो विदेशों से मजदूर गुहार लगाते हैं कि हमको हमारे देश बुला लीजिए,
अगर झारखंड में रोजगार होता तो फिर वो विदेश में क्यों जाते। लोगों ने वो भी वीडियो को देखा है जो दूसरे राज्यों में बैठा हुआ मजदूर ये गुहार लगाता है कि हमको तमिलनाडु से बुला लीजिए, हम यहां पर परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ बरहेट से मनोज बने हुए हैं। मनोज, मजदूरों के वो आंसू याद है आपको, वो वीडियो याद है आपको? शायद जनता भूल गई होगी, आप जरा जिक्र कर दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं कि जो दूसरे राज्य और दूसरे देश में जो फंसे हुए हैं वो मजदूर लगातार गुहार लगा रहे हैं। सही आपने कहा कि तमिलनाडु में जो वो मजदूर जब अपना वो वीडियो बनाकर राज्य सरकार तक पहुंचाता है, यहाँ के विधायक तक पहुंचाता है और गुहार लगाता है कि हमें अपना वतन बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें भोजन नहीं मिला, हमें पैसा की बात तो दूर, हमें कैद कर रखा गया है। वो वीडियो जो था वो काफी मर्माहत करने वाली वीडियो थी। लेकिन अगर झारखंड में रोजगार होता तो निश्चित तौर पर ऐसे भी कहा गया कि झारखंड तो सोने की चिड़िया है, लेकिन इस सोने की चिड़िया को लूट कौन रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। सोने की चिड़िया घुसपैठियों के लिए है मनोज, सोने की चिड़िया घुसपैठियों के लिए है, जो लोग वहां पर लूटते हैं राज्य को, उनके लिए है। आम जनता के लिए कब से सोने की चिड़िया हो गई? दूसरे राज्य में क्या करती है आम जनता? निश्चित तौर पर हम वही कह रहे थे कि सोने की चिड़िया झारखंड है, खनिज संपदा है, लेकिन किनके लिए है? वो लूटने वाले लोगों के लिए है, जिनके घरों में करोड़ों रुपए पकड़ाता है। वो उनके लिए है जो बांग्लादेशी घुसपैठी आकर यहाँ पर आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म कर रहा है और उनके जमीन को हड़पता है, उनकी बेटी से शादी करता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन कर देता है। यानी जो आदिवासी था उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो आखिर ये झारखंड में देखने वाला कौन है? 5 साल तक सरकार जिसने चलाया वो व्यक्ति जेल जाता है, उनके मंत्री जेल जाते हैं, उनके मंत्री के यहाँ ईडी और सीबीआई की छापा पड़ता है और नोटों का भंडार मिलता है। तो आखिर ये पैसा किसका है? झारखंड की पैसा है, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। यहाँ के लोग दूसरे राज्य जाते हैं, दूसरे देश जा रहे हैं और वहां से गुहार लगाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन वो राज्य सरकार सिर्फ ढिढोरा पीटती है कि हम यहाँ के जो आदिवासी है, मूलवासी है, उनके लिए काम करते हैं। सिर्फ 75% कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हमने नौकरी दे दी। आप इंडस्ट्रीज में जाकर देख लीजिए, 75% अगर रोजगार मिला रहता तो लोग नागालैंड में जाकर नहीं फंसते, लोग यहाँ से महाराष्ट्र में जाकर नहीं फंसते, चेन्नई में जाकर नहीं फंसते, विदेशों में जाकर नौकरी नहीं करते। लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ यहाँ की सरकार ये कहती है कि हमने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने नियुक्ति पत्र बांट दी। नियुक्ति पत्र जिन लोगों को दिया गया, जो लोग बाहर गए वो वापस आ गए और गुहार लगाकर वापस आ गए। उन्हें जिस जगह भेजा गया, कहा गया कि आपको 15,000 मिलेगा, वहां जाने के बाद उन्हें 60,000 रुपया मिला। वो भोजन करते थे और उसके बाद भूखे रहना पड़ता था। उन लोग वापस आ गए। यह है हकीकत झारखंड सरकार की कि नियुक्ति पत्र हमने दिया है कि आप दूसरे राज्य में जाइए, वहां पर फलाने कंपनी के साथ मेरा टाई अप हुआ है तो हम आपको रोजगार दे रहे हैं। लेकिन रोजगार कहाँ मिल रहा है? लोग वापस आ जा रहे हैं, रो कर वापस आ रहे हैं और उसके बाद इसी सरकार को कोस रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार परिवर्तन जो हो रहा है, परिवर्तन का मुख्य मुद्दा यही है कि ये सरकार अब तक विफल रही है, जिसके कारण युवा नाराज है, यहाँ के किसान परेशान हैं, किसानों को खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जो डीजल सब्सिडी में मिलने चाहिए वो डीजल लोगों को नहीं मिलता है। बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं मनोज, जिन मुद्दों को लेकर के अब जनता जागरूक हो चुकी है, भोली भाली अब जनता समझदार हो चुकी है। ऐसे बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। 2024 के सेकंड फेज के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अगर बात कर ले तो बरहेट से हेमंत सोरेन और गमालिन हेम्ब्रम चुनावी अखाड़े में खड़े हैं। अब देखने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।